Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम. राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम. Good morning, good morning, good morning, good morning. राधे राधे. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे. राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम. राम ही सत्य है, राम ही सत्य है. हमने 18 क्वेश्चन कर लिए. क्वेश्चन नंबर 19. राम नाम सुखदाई. बिल्कुल, राम नाम सुखदाई. भजन कर भाई. बिल्कुल, जब रघुनाथ साथ है तो फिर चिंता किस बात की. राम सर्वव्यापी है. राम तो सर्वव्यापी है. हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी जनरेशन थी, मेरी जनरेशन, वो राम के साथ पली बड़ी हुई है. हमारी जनरेशन, क्योंकि हमने कार्टून कम देखे हैं, रामायण ज्यादा देखी है. मेरी जनरेशन, जो भी मेरे आसपास, मेरी एज के आसपास लोग हैं, आप उन सबसे देखेंगे तो सब में एक चीज कॉमन मिलेगी कि हम सब वो लोग हैं जिन्होंने रामायण ज्यादा देखी है, कार्टून कम देखे. आगे वाले जनरेशन ने कार्टून देखे होंगे, मूवीज देखी होगी, हमने वो नहीं देखा. हमने रामायण ही देखी है. और जो मूवीज भी बनी थी वो भी रामायण पे ही थी. जय बजरंगबली या हनुमान, या यही टाइप की चीजें हमने ज्यादा देखी है. तो हमारा जो बचपन है, जो शुरुआत के जो साल होते हैं, जब आपका दिमाग बनता है, समझता है, आदर्श स्थापित करता है, वो टाइम हमारा राम के साथ रहा. बचपन से जब से पहली बार समझने लगे और टीवी समझ में आने लगी, तब रामायण आती थी. और तब से रामायण के साथ ही पले बड़े और राम के साथ ही सब सेट हुए. हमारा आचार विचार सब राम के साथ ही सेट हुआ कि राम ने क्या आदर्श सेट की है, क्या सही है, क्या गलत है. हमने घर वालों से कम सीखा और राम से ज्यादा सीखा. ये कहानी वही थी, है ना. वही एक सीरियल था जो हमारे लिए चलता था और जिसको हम देखते थे. और वो उसमें जो बताया जाता था, जो समझाया जाता था. और बहुत सुंदर बात ये थी, उस रामायण को बनाया भी बहुत अच्छे से गया था. उसमें किसी प्रकार के अदर इफेक्ट्स नहीं थे. उसमें जो भी था वो सिर्फ प्योरली जो रामायण होती है, जो राम का रूप है, उसको ही दिखाया गया. बहुत सुंदर रामायण थी और अभी भी वो बेस्ट है. आज भी आप चाहे कोई और रामायण देख लीजिए, उस रामायण की मुकाबला कुछ भी नहीं है. उसके बराबर की कोई रामायण हो ही नहीं पाई. उसके बाद में बहुत एनिमेटेड भी आ गई, बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स भी डाल के आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई. लेकिन उसका मुकाबला आज भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका संगीत गजब था, उसके किरदार महत्वपूर्ण थे. जो किरदार उन्होंने, जो भी किरदारों को चुना राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, वो सब परफेक्ट थे, है ना. बेस्ट चॉइस उसमें देखने को मिलती है. म्यूजिक बेस्ट था. और सब कुछ ऐसा था कि वो जो बनाने वाला है वो बिल्कुल वैसे ही बना रहा है जैसे एक्चुअली होनी चाहिए. तो शानदार थी वो कमाल था. तो हमारा जो जनरेशन है, इसलिए राम के हम थोड़े ज्यादा नजदीक है. इसलिए हम राम के थोड़े ज्यादा नजदीक है. आ जाओ क्वेश्चनों पे आते हैं. ए बी सी जो है वो तीन डिस्टिंक्ट, तीनों के तीनों जो है वो आपके अलग अलग रियल नंबर है. बराबर नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग है. ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी. ए बी सी तीनों अलग अलग है. और ये जीपी में भी है. अच्छी बात है, ये जीपी में है. ठीक है. अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स भी है. तो बताओ एक्स क्या नहीं हो सकता. एक्स इनमें से कौन सा मान नहीं हो सकता, कौन सा मान एक्स का नहीं हो सकता.
वो सीता माताकार वो चीजें समझने के लिए अभी आपको थोड़ा परिपक्व होना पड़ेगा, एक परिपक्वता चाहिए होती है ना। सीता माता के साथ गलत हुआ या इसके साथ गलत हुआ, ये चीजें गलत सही समझने के लिए पहले आपको काफी मिच्योर होना पड़ता है, वरना आप सही गलत पे नहीं पहुंच सकते। सही गलत पहली बात तो इतना आसान होता नहीं है कि आप बस एक अपनी भावनाओं में बह के आप तय कर दो कि ये गलत है ये सही है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स बी, आ जाओ ये हमारा, तो ये ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम तीनों रख दें मान, ए की जगह ए, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, एक्स बी की जगह ए आर। ये सारे मान हमने रख दिए, पदों को एक तरफ कर लो, ए प्लस ए आर कॉमन, 1 माइनस एक्स प्लस ए आर स्क्वायर, पूरे सवाल में पूरे समीकरण में ए का भाग लग जाएगा, और आर स्क्वायर के क्रम से लिख लेता हूँ, पहले आर स्क्वायर आगे 1 माइनस एक्स ए तो कट चुका है ना, 1 माइनस एक्स आर प्लस 1, आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स आर प्लस 1 बराबर 0। अच्छा अब ये आपके पास आ गया, ये आर की द्विघात समीकरण है, आर की द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण से आर का मान आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आर का मान नहीं आया तो फिर आर विद्यमान नहीं है, आर का मान नहीं आया तो आर विद्यमान नहीं है, और आर विद्यमान नहीं है तो गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, जबकि कहा हुआ है कि गुणोत्तर श्रेणी तो है, गुणोत्तर श्रेणी है इसका मतलब आर भी है, और आर भी है तो द्विघात समीकरण के मूल भी होंगे, और द्विघात समीकरण के मूल है तो बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना ही पड़ेगा 0 से। बात समझो, फंस गया बंदा, फंस गया, फंस गया कैसे फंसा, कि ये कह रहा है कि जीपी है, जीपी है तो फिर सार अनुपात बिना तो जीपी नहीं बन सकती, बिना सार अनुपात के जीपी कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, तो आर का मान तो होगा, आर का मान होगा तो आर आएगा कहां से, इस द्विघात समीकरण से, और इस द्विघात समीकरण से आर आएगा तो आना ही पड़ेगा, और आर इस द्विघात समीकरण से कोई भी मान तभी आता है जब उसके मूल वास्तविक हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। अब आप अपने यहाँ पे मान पुट कर दिया, हाँ अगर कहो पूरा 0 हो जाए ठीक है, पूरा एग्जैक्ट 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एग्जैक्ट 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आर आना चाहिए, बराबर आए, है ना, काल्पनिक नहीं आना चाहिए, काल्पनिक आने का मतलब आर है ही नहीं, और आर नहीं है तो फिर जीपी कैसे हुई, तो इसलिए जीपी है तो आर भी है, और आर भी है तो मूलों को वास्तविक होना ही पड़ेगा, बी का मान है 1 माइनस एक्स, ए का मान 1, सी का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। द्विघात समीकरण कब आती है प्लस की, द्विघात समीकरण केवल तभी प्लस आती है जब आंसर x का मान उसके मूलों के, ये आ जाएगा -3 पहले आएगा, -3 प्लस 1, मैंने गुणनखंड गलत किए हैं, गुणनखंड गलत है, x प्लस 1 है, x माइनस 3 है, क्योंकि माइनस का 2x आया हुआ इसलिए, ठीक है। अब डन एकदम, एक मूल आया हमारा माइनस का 1 और एक मूल आया 3, द्विघात समीकरण अपने मूलों पे तो, मूलों के ऊपर तो 0 होती है, मूलों के दोनों तरफ प्लस होती है और फिर माइनस होती है, यानी x के मान कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब x के मान है, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये सारे, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, ये चलेंगे, 3 और 3 के बाद वाले भी चलेंगे, 3 भी चलेगा और 3 के बाद वाले भी चलेंगे,
3 भी चलेगा और 3 के बाद वाले भी चलेंगे, लेकिन क्या नहीं चलेगा, -1 और 3 के बीच में अगर कोई है तो वो अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x का मान -1 और 3 के बीच में हुआ तो ये द्विघात समीकरण माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी तो ये बात सत्य नहीं होगी, ये बात सत्य नहीं होगी तो r का मान नहीं आएगा, r का मान नहीं आएगा तो जीपी नहीं होगी। तो इसके लिए जीपी बने रहने के लिए x का मान या तो -1 से पीछे हो या 3 के आगे हो, लेकिन -1 और 3 के बीच में ना हो। तो देखो ऐसा कौन है जो -1 और 3 के बीच में आ रहा है? -3 बीच में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डन, सही है। ये 4 भी बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। हरे वाले रीजन में आ रहा है वो तो सही है, और जो हरे वाले रीजन में नहीं आ रहा वो गलत है। -2 किधर होगा? उधर होगा, ये भी सही है। गलत कौन हुआ? 2 गलत हुआ, यही है वो गलत। गलत पूछा कि गलत कौन है, तो गलत है 2। बहुत अच्छा सवाल बनाया, बड़ा शानदार सवाल बनाया, कमाल का। देखो कितना प्यारा सवाल, कैसे डिजाइन किया इन लोगों ने, अद्भुत तरीके से, बड़ा ही अद्भुत तरीका इसमें सवाल में ऐड किया है कि, है ना, क्योंकि सोचो बिना सार्वनुपात के, बिना आर के गुणोत्तर श्रेणी बन कैसे सकती है? बन ही नहीं सकती। बहुत गजब तरीके से इसको सवाल को इन लोगों ने तैयार किया। द्विघात समीकरण का भी बेहतर इस्तेमाल किया है, शानदार इस्तेमाल उसका किया है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है उनका इस्तेमाल किया है, और फिर असमीका का भी इस्तेमाल हुआ। देखो यहाँ असमीका आ गई, यहाँ द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है वो आ गई, यहाँ द्विघात समीकरण आ गई, तो और एपीजीपी का तो सवाल था ही, तो 4-5 चीजों को मिक्स करके एक सवाल में डाल दिया। चलो अगले पे आते हैं। इसका चौथा पद बताइए, इसका चौथा पद बताइए। ये पहला पद x, दूसरा पद 2x+2, तीसरा पद 3x+3, ये सब के सब जीपी में है। तो चौथा पद क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा? चौथा टर्म क्या होगा? तो पहले जीपी वाली शर्त लगा दो, जीपी वाली जो शर्त है वो लगा के एक्स का मान निकाल लो। तो बीच वाला पद ये जीपी में है, तो बीच वाले पद का स्क्वायर बराबर पहला गुणा तीसरा, टू एक्स प्लस टू एक्स इंटू 2x+3। दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, 2x स्क्वायर प्लस 5x+4। गुणनखंड कर लो, 2x+2 का होल स्क्वायर x इंटू, अच्छा 3x+3 है, 3x+3 है।
तो एक्स स्क्वायर 5x + 4 गुणनखंड हो जाएंगे 4, x+4 और x+1, 4 और 1, x के 2 मान आ गए, -1 और -4, कोई भी एक यूज कर लो। कोई भी एक यूज कर लो। अगर x बराबर -1 यूज करते हैं तो आपका पहला पद तो हो जाएगा -1, कोमा, दूसरा हो जाएगा 0, तीसरा हो जाएगा 0। तो ये तो सुंदर नहीं लग रहा। दूसरा ट्राई करते हैं -4 के साथ। -4 पे ट्राई करो। -4, कोमा 8, 2, -6, कोमा 12 में से 3 गए, -9। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब इस हिसाब से देखें तो अगला पद कौन सा आएगा, तो सार अनुपात निकाल लो कितना चल रहा है। सार अनुपात चल रहा है -4, -6 बटा -4 यानी 3/2 चल रहा है। आर का मान 3/2 है, तो इसे 3/2 से गुणा करो, तो -9 गुणा 3/2, ये हो जाएगा -27/2 और ये आ जाएगा -13.5। तो आपका अगला पद हुआ -13.5। आंसर हो गया डी, ये आंसर आ गया। ठीक है, सही है, ये डी आपका आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे है लोग बेस में x है, a है, a की पावर x/2 है, लोग बेस bx है, ये सब जीपी में है। तो बताओ x किसके इक्वल है, x किसके बराबर है। तो ये सवाल एपीजीपी का है सो है ही, प्लस लोगरिथम का भी है, क्योंकि खूब सारा लोग जो है वो लोग ही लोग है ना, लोग ही लोग है, भरपूर लोग दिख रहे। ऑप्शन तो भरे पड़े हैं, लोग लोग लोग, तो यानी लोग का ही सवाल है, नाम जीपी में डला हुआ है बस। यही करते हैं बनाने वाले, ऐसे ही सवाल बनाते हैं। ये होना भी है कि 2-3 ब्रांचेस को मिक्स करके सवाल बनाते हैं। अगर आपको एक भी ब्रांच कम समझ में आती है या कम पता है तो फिर उसका नुकसान दूसरे ब्रांच को मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी समझाता हूँ कि एपीजीपी है क्या, यही तो है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अब उसको सवाल बनाने वाले को अगले को क्या चाहिए होगा, वो और ब्रांचेस, द्विघात समीकरण है, लोगरिथम है, इन सबको मिक्स करके ही बनाएगा सवाल। खाली एपीजीपी पे क्या बनेगा। तो ये क्या किसमें का, जीपी में का है। जीपी में का है तो बीच वाले पद का स्क्वायर, बीच वाला पद है हमारा ax/2, a की पावर x/2 का स्क्वायर, बीच वाले पद का स्क्वायर बराबर है पहला गुणा तीसरा, ये पहला इंटू तीसरा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसे ऊपर ही रहने दो, log bx बटा, ये नीचे चला जाएगा तो आधार मान पे चला जाएगा और मान आधार पे चला जाएगा। लोग के नियम से, लोग के नियम से अगर हम पलट देते हैं तो आधार मान बन जाता है, मान आधार बन जाता है। पलटने पर ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ए एक्स बन गया, एक्स ए बन गया। अगर ऊपर और नीचे वाली संख्याएं सेम है तो ये आपका बन गया log ए बी, लोग के नियमों से। तो हमने यहाँ पे 2 लोग के नियम लगाए हैं बैक टू बैक, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 तो लगाया है कि अगर लोग में ए बी है तो पलटने पर बी ए की जगह पहुंच जाएगा, ए बी की जगह पहुंच जाएगा। और रूल नंबर 2 हमने काम में लिया है कि अगर लोग ए एम बटा लोग बी एम है
तो ये बन जाएगा log बी ए। ठीक है, 2 से आपका ये 2 कट गया, a की पावर x आ गया। दोनों तरफ log लेने पर, और log भी a वाला, दोनों तरफ a बेस वाला log लेने पर, ऐसा log जिसका बेस a हो, और वो दोनों तरफ लेने पर, x आगे आ जाएगा, log a का मान 1 हो जाएगा। ये x का मान आ गया, log a b। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ रूल में गड़बड़ हो सकती है, एक बार यहाँ थोड़ा सा एक बार रूल को चेक कर लेते हैं, कोई रूल में गड़बड़ तो नहीं कर दी। रूल में गड़बड़ी की है, यहाँ जो रूल सेकंड है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है लॉगरिथम वाले में, इन रूल में कुछ गलती संभव है। एक मिनट, रूल हमारा ये कहता है कि लोग अगर ए बी है तो हाँ, रूल ऐसे होता है कि इसका आधार आप जो चाहे रख लो, मान लीजिए एक्स बना लिया या सी नाम दे देते हैं, हम इसका आधार सी बना देते हैं, लोग सी बी बटा लोग सी ए। एक्चुअल रूल ये होता है, और इससे वज्र गुणा करें तो ये हो जाता है लोग ए बी इंटू लोग सी ए बराबर हो जाता है लोग सी बी। इसका मतलब है कि आपका ये जो लोग है, अगर यहाँ बेस में ए है और यहाँ मान में ए है, तो ये दोनों हट जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे। ये ऐसे काम करता है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। इस रूल को देखें तो इसलिए रूल 2 जो है वो हमारा गलत लिखा गया, वो ये वाला है कि लोग ए बी बराबर होता है लोग बेस सी बी लोग बेस सी ए, या इसका वज्र गुणा करने पर, या इसका वज्र गुणा करने पर लोग ए बी गुणा लोग सी ए बराबर होता है। ये थोड़ा सा याद रखने में ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, दोनों सेम है तो ये तो हट जाएंगे, और ये जो है जैसे हैं ये दोनों बच जाएंगे। ये दोनों जो बराबर वाले हैं, एक बेस में है एक मान में है, ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा और गलती भी दूर हो जाएगी, है ना। यहाँ आपको
ठीक है ना, तो ये गलती यहाँ हमारी हो गई है मेरी तरफ से। ये हटाओ, ये भी हटाओ, दोनों तरफ फिर log ले लिया, दोनों तरफ log a लेने पर, बेस वाला a लेने पर ये हो गया यहाँ पे। बस, और इससे हमारा आंसर बदल के ये हो गया ए। तो ये नियमों की गलती होगी। हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, वो सेम लिखा गया है ना, तो ये याद रखना। तो एक्चुअली सवाल एपीजीपी का है ही नहीं, सिर्फ नाम जीपी का था, बाकी सवाल तो लोगरिथम का था, सवाल तो लोग का था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22। अगर ए बी सी जेपी में है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनमें से कौन सही होगा? तो अगर ए बी सी जीपी में है, ये देखो, अगर ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब ए हो गया, बी बराबर ए आर हो गया, सी बराबर ए आर स्क्वायर हो गया। मान लो जीपी में है तो ऐसे ही होंगे, जीपी में है तो ऐसे ही होंगे, ये ए तो ए हो गया, बी ए आर हो गया, सी ए आर स्क्वायर हो गया। अब मैं अगर इनका वर्ग कर दूं, मैं इनका वर्ग कर दूं, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखो ये अभी भी जीपी में है, अभी भी ये जीपी में है। बस पहले सार्वनुपात आपका, पहले सार्वनुपात इस केस में जब आप यहां थे तब आपका सार्वनुपात आर था, यहाँ पे प्रथम पद ए था, और सार्वनुपात आर था। अब इस केस में आपका प्रथम पद ए स्क्वायर हो गया, और सार्वनुपात आर स्क्वायर हो गया। लेकिन है तो गुणोत्तरी ना, है तो अभी भी गुणोत्तरी, है तो अभी भी गुणोत्तरी, तो यही बात सच है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी। और इससे एक बात और पता लगती है, इसका मतलब अगर कोई भी पावर भी कर दी होती, कोई और पावर भी कर दी होती, क्यूब या 4 पावर या 5 पावर, तो भी जीपी जीपी रहती है। तो ये बात भी हम कह सकते हैं, अगर एबीसी जीपी में है तो इनके ऊपर कोई भी पावर करने पर, कोई भी, ए की पावर के, बी की पावर के, सी की पावर के, वो भी जीपी में ही रहेगा। यानी पावर करने पर जीपी चेंज नहीं होती, वो जीपी ही बनी रहती है, जीपी थी जीपी ही बनी रहती है। अगला,
PQR GP में है, ABC भी GP में, अनदर GP अलग है, उनकी GP अलग है। 2 GP हैं यहाँ पे, 2 गुणोत्तर श्रेणी है। एक गुणोत्तर श्रेणी के तो 3 पद PQR है, एक दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है जिसके पद ABC है। तो CP BQ AR ये किस में होंगे? CP BQ AR किस में होंगे? हाँ, एक गुणोत्तर श्रेणी ही बनाएंगे। तो जैसे इसको ले, तो पहला पद P, दूसरा पद ले लेते हैं PR, यार तो यहीं बैठे, R1 नाम दे देता हूं, R1, फिर PR2। ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई एक गुणोत्तर श्रेणी ये भी है। पहला पद A हो ही गया, दूसरा पद हो गया AR2, इसका सारानुपात हमने R2 मान लिया, ये हो गया AR2 का स्क्वायर। अब जो कह रहा है वो बनाओ, CP बनाओ, C का और P का गुणा, C और P, ये हो जाएगा PA R2 का स्क्वायर, कोमा BQ बनाओ, B और Q का गुणा, ये हो गया AP R1 R2, फिर AR बनाओ, A और R की गुणा, ये हो गया AP R2 का स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी श्रेणी में है, तो भाग दे के देखें, अनुपात निकाल के देखें, तो इन दो पदों का अनुपात AP R1 R2 बट्टा AP R2 का स्क्वायर, AP कट गया, एक R2 कट गया, तो इनका अनुपात आया R1 बट्टा R2। अब इन दो का अनुपात निकालो, बट्टा ये आया R2 बट्टा R1। CP, C है AR2 का स्क्वायर, P हमारा P हो गया, ठीक है। AR गड़बड़ किया क्या, A हमारा था PR2 का स्क्वायर। अच्छा दोनों ही R2 आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़। अच्छा दोनों का नाम यहाँ पे मैंने R1 रख दिया, ये वाला, ये R1 को स्क्वायर, ये गड़बड़ है, तो इस वजह से R1 R2, इसका मतलब बराबर आ रहा है, अनुपात बराबर चल रहा है, और अनुपात बराबर चल रहा है मतलब GP। चेक कर दियो वापस, एकदम ठीक है। अब ABCD GP में है, तो बताओ ये किस में है?
एपी में गए, चेक करके देख लो। एपी जीपी में दोनों सागा हो कौन सके, दोनों या तो फिर बराबर हो जाए। तो यहाँ ये ए तो ए हो ही गया, बी बराबर ए आर हो गया, सी बराबर ए आर स्क्वायर हो गया, डी बराबर ए आर क्यूब हो गया। मान रख दो, बट्टे में लिख दो 1/, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन भी आ जाएगा, ये पहला पद बन गया, कॉमा दूसरा पद 1/, बी क्यूब सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब, तो ए क्यूब आर क्यूब कॉमन, फिर तीसरा पद 1/, सी क्यूब, ए क्यूब आर की पावर 6, ए क्यूब आर की पावर 9, ए क्यूब आर की पावर 6 कॉमन। लो, अब इन तीनों ही पदों में इनका जो अनुपात आएगा, इनका जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा। इन दोनों का अनुपात आएगा, ए क्यूब आर क्यूब कट गया, ये आ जाएगा 1/, आर क्यूब। इन दोनों का अनुपात भी आ गया 1/, आर क्यूब। अनुपात अनुपात बराबर है, इसका मतलब जीपी में। इन जीपी बराबर है तो फिर सही है। अगला सवाल, ये अनंत श्रेणी है, इसका जोड़ जो है वो 45/8 के बराबर है, तो बताओ अल्फा कितना है। ये इस अनंत श्रेणी का जोड़ 45/8 है, और अनंत श्रेणियां सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में ही जुड़ती है, अनंत श्रेणियां सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में ही होती है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, 3 कॉमन आ जाएगा, और ना निकालो तो ना निकालो, कॉमन क्यों निकालें, सीधा ही निपटा दे। अनंत श्रेणी का जोड़ होता है a/1 - r, ए का मान 3/1 - r का मान अल्फा, और जोड़ 45/8, चलो सीधा आएगा 8 3 24। सात बट्टा 15, 7/15, अगला सवाल, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी whose second term is 2 and sum of infinity is 8 will be। किसी श्रेणी का कोई जीपी है, उसका पहला पद तो ए है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद या प्रथम पद, उसका प्रथम पद तो ए है, और उसका सेकंड पद 2 है,
द्वितीय पद 2 है, और उसका सम टू इन्फिनिटी अनंत का अनंत योग 8 है। तो इसका जो ए है वो बताना है कि ए कितना होगा। वो जो प्रथम पद है वो हमें बताना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए, जीपी का प्रथम पद जो ए है वो बताना है। अगर द्वितीय पद 2 है और उसका जो जोड़ है वो 8 है, तो भाई प्रथम पद हो गया हमारा ए, सेकंड पद मान लेते हैं ए आर, यही तो होता है ना, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सब का जोड़ इसने बता रखा है 8 के बराबर, ये 8 है। ए के बराबर ही दिया है, ए आर 8 के बराबर दिया है, दूसरा पद 8 के बराबर है, तो ए आर बराबर दूसरा पद 8, दूसरा 2 के बराबर है, तो ए आर बराबर 2 है, जिससे आर का मान हमें मिल गया 2/a, ये आर का मान आ गया। इसका जो जोड़ होता है वो होता है a/1 - r, और यह बराबर है 8 के बराबर, ये 8 हो गया। 1 - r, r का मान 2/a। a-4 का स्क्वायर बराबर 0, a-4 बराबर 0, a बराबर 4, तो इसमें a का मान आएगा 4। यस, सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, डन। अगला सवाल, एक जीपी के अनंत पदों का योग एस है। एक जीपी के अनंत पदों का योग एस है। अनंत पदों का योग तो एस है। पहला पद ए है, एन पदों का जोड़ बताइए। जो एस एन है वो इनमें से कौन सा होगा। अनंत पदों का जोड़ एस है, प्रथम पद ए है, तो फर्स्ट एन टर्म्स का जोड़ क्या होगा। अनंत पदों का जोड़ एस है।
आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, वज्र गुणा करने पर s इंटू 1 - r बराबर a। s को उधर भेज दिया, 1 - r बराबर a बटा s। r बराबर 1 - a बटा s। अब हमारा r का मान आ गया। अब n पदों का जोड़ का फॉर्मूला होता है a 1 - r की पावर n बटा 1 - r। तो जो r का मान निकाला है वो यहाँ रख दो, a की जगह a है, 1 - r की जगह है हमारे पास 1 - a बटा s। पलट के a से a कट गया, s आ गया। तो ये आपका बी वाला आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 28। इस श्रेणी का ए वाली जो श्रेणी है वो n बराबर 0 से लेकर अनंत तक, उसका जोड़ x है। दूसरी वाली का जोड़ y है। तीसरी वाली का जोड़ z है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए और बी दोनों ही एक से कम है। ए और बी दोनों ही एक से कम है।
n का मान 0 रखने पर ये आ गया 1, 1 रखने पर आ गया a, 2 रखने पे आ गया a स्क्वायर एंड डैश 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 डैश, ये अनंत तक चल रहा है। तो अनंत श्रेणी का जोड़ हो गया 1, प्रथम पद 1 हो गया, सार अनुपात a हो गया, तो x बराबर हो गया 1/1 माइनस a। अब यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं। वज्र गुणा करने पर 1 माइनस a इंटू एक्स बराबर में 1, 1 माइनस a बराबर 1/x, a को इधर ले आए और 1/x को इधर ले आए, तो 1 माइनस 1/x बराबर a का मान आपको मिल गया, वो हो गया x माइनस 1। अगला पार्ट, ऐसे जब आप y का मान निकालने जाएंगे तो 1/1 माइनस b हो जाएगा, और वज्र गुणा करके b का मान निकालेंगे जैसे इसमें निकाला है, तो सेम इसी प्रकार से बस y के पदों में आ जाएगा, y माइनस 1/y। ऐसे ही जब यहाँ आओगे तो आपका z बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस ए बी, प्रथम पद आपका 1 आ जाएगा, सार्वनुपात ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब ए बी का मान निकालोगे तो वैसे के वैसे ही z माइनस 1/z आ जाएगा। तो इससे आपको ए बी मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया। अब यहाँ से जो ए और बी का मान आया है वो यहाँ रख दो, ताकि ए और बी का विलोपन हो जाए, ए और बी हट जाए। यहाँ ए का मान आ जाएगा, यहाँ से बी को बुला लो, यहाँ से ए यहाँ से बी दोनों रख दोगे तो आपका ए और बी का विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ गया x माइनस 1/x इंटू वाई माइनस 1/y बराबर z माइनस 1/z। वज्र गुणा करने पर x माइनस 1 वाई माइनस 1 इंटू जेड बराबर एक्स वाई इंटू जेड माइनस 1। ब्रैकेट्स खोल दो, एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गए, सारे पदों को एक तरफ कर लो और एक्स वाई को इधर ले आओ ताकि ये इधर आके प्लस हो जाए, एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो एक्स जेड प्लस वाई जेड और एक्स वाई प्लस जेड बराबर है, यानी बी आपका आंसर हो गया, है ना। थोड़ा सा तो हल्का सा अच्छा था, बढ़िया था। अच्छा, कोई नया नहीं था, ऐसे सवाल कई पहले भी देखे होंगे आपने, लेकिन मजा आया। ए और बी को हमने बर्फ में लगा दिया, क्योंकि आंसर भी यहाँ कोई है कि भाई ए बी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि चार ऑप्शन साफ है, चार ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि भाई ए और बी दिखना ही नहीं चाहिए, लापता कर दो। बस आ ही ट्रिक ही कि ए और बी ने लापता कर दो। तो ए बी को मान 2 से आए और तीसरा हम रख दियो, ए बी लापता हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। एक ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए और बी के बीच में ये गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। ए और बी के बीच में ये गुणोत्तर माध्य है, G1 G2 G3 n गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं, और जी ए बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य G है और n गुणोत्तर माध्य डाले गए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो, दो बार दो स्थितियों में काम किया गया है। एक बार ए और बी के बीच में एक गुणोत्तर माध्य डाला गया है G, फर्स्ट टाइम तो ये किया गया कि ए और बी के बीच में एक गुणोत्तर माध्य G डाला गया, नंबर 1। फिर जब फुर्सत मिली तो एक काम और निपटा लियो कि ए और बी के बीच में अब n गुणोत्तर माध्य डालो, G1
कोमा G2 कोमा G3 एंड डैश डैश कोमा Gn, n गुणोत्तर माध्य डाल दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि जब एक गुणोत्तर माध्य डाले हो और जब n गुणोत्तर माध्य डाले तो इनके बीच को रिलेशन क्या है, इनमें क्या संबंध है। जब a और b के बीच में एक गुणोत्तर माध्य डाला था G, और जब a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य डाले हैं तब क्या संबंध है, ये बताओ। और एक बीज याद भी होगी, मैंने बताया भी था कि ए बी का गुणोत्तर माध्य, इनके अंदर जो माध्य उनका गुणोत्तर माध्य भी वही होगा। याद है एक बार एक सवाल कर रहे थे हम, तब मैंने ये चीज सवाल या थ्योरी पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि दो नंबरों के बीच का गुणोत्तर माध्य और दो नंबरों के बीच में जितने भी गुणोत्तर माध्य डालोगे आप, उनका गुणोत्तर माध्य भी वही होगा। यानी किनारे वाले नंबरों का गुणोत्तर माध्य और अंदर वाले नंबरों का गुणोत्तर माध्य एक ही है। मतलब इन सब का गुणोत्तर माध्य निकालो, और गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, गुणा करके, जितने हैं उनके गुणा करके उतनी पावर उल्टी करके लगा दो 1/n, ये गुणोत्तर माध्य हो गया। ये गुणोत्तर माध्य बराबर होगा ए बी का गुणोत्तर माध्य। इन सब का गुणोत्तर माध्य, देखिए दो होते हैं तब तो गुणा करके अंडर रूट लगाते हैं, जब दो चीजें होती है तो गुणा करके अंडर रूट लगाते हैं, तीन चीजें होती है तो गुणा करके 1/3 लगाते हैं। जब तीन चीजें होती है ना, गुणोत्तर माध्य ऐसा नहीं कि दो ही नंबरों का निकलता है, गुणोत्तर माध्य n का भी निकल सकता है। n है तो सबको गुणा करो, की पावर 1/n कर दो, वो n चीजों का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। दो का निकालना है, ए बी की आधी पावर कर दी। तीन का निकालना है तो ए बी सी की पावर 1/3, तीन का गुणोत्तर माध्य आ गया। तो गुणोत्तर माध्य कितनों का भी निकाला जा सकता है। हाँ, नॉर्मली हम दो का निकालते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो का ही गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य चाहे जितने नंबरों का एक साथ निकाला जा सकता है। ठीक है, चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो इसको निकाल सकते हो। यहाँ जी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, पहले वाले केस में इक्वेशन 1 लिख लो। अब यहाँ आ जाओ, पहले हमें सारे गुणोत्तर माध्य निकालने होंगे बैक टू बैक। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए आर का मान निकालो। आर का मान होता है अंतिम पद बटा प्रथम पद की पावर 1/n+1। ये करने पर आपको आर मिलता है। ठीक है, इससे आर मिल जाएगा। अब गुणोत्तर माध्य निकालो बारी बारी से, पहले इसे निकाल लो। ये हो गया ए आर, क्योंकि ये ए है तो ये ए आर हो गया। अगला हो गया आपका ए आर स्क्वायर, इंटू गुणा भी करता ही जा रहा हूं साथ में। अगला हो गया आपका ए आर क्यूब एंड डैश डैश डैश, लास्ट में ए आर की पावर एन। सब गुणा हो रहे हैं तो सब में ए की पावर जुड़ गई, ए की पावर एन हो गई। आर की पावर हो गई 1+2+3 से लेकर डैश 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 एन तक। ये हो गया ए की पावर एन, आर की पावर n+1/2, एक से लेकर n तक का जोड़ n+1/2। आर का मान रख दो, ये रहा आर का मान। ए की पावर n से ए की पावर n/2 कट गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर हाफ की पावर n, और ए बी की पावर हाफ समीकरण नंबर 1 के अनुसार अंडर रूट ए बी तो जी के बराबर है, तो ये जी हो गया, तो ये हो गया जी की पावर n। तो इन सब का गुणनफल जी की पावर n के बराबर है, या यूं बोल दो n को इधर भेज दो तो इन सब का गुणोत्तर माध्य
इन सब का गुणोत्तर माध्य जी होगा। तो ए बी का गुणोत्तर माध्य निकालो, या ए बी के बीच में एन चीजें डाल के उनका गुणोत्तर माध्य निकालो, वो एक ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर बन गया ये वाला सी। अगला, क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी जीपी में, एबीसी जीपी में है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर है एसी के। बी स्क्वायर बराबर एसी के, और ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z। इसे हमने बराबर मान लिया, ए की पावर बराबर, ये तो ऑलरेडी है ही बराबर, इनको तो मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानना ये तीनों जो हैं वो आगे जाके कोई नंबर के बराबर है, ये के बराबर है, तो ये इसके बराबर, ए की पावर 1/x बराबर के, ए बराबर के की पावर x, बी की पावर 1/y बराबर के, बी बराबर के की पावर y, सी की पावर 1/z बराबर के, सी बराबर के की पावर z। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ए का मान, बी का मान और सी का मान, तीनों का मान एक ही चीज में आ गया के रूप में। अब ए बी सी का मान रखने की जगह भी है आपके पास, ए बी सी का मान रखने की जगह भी है, तैयार की हुई है आपने, ये रही, यहाँ ले आओ। बी का मान है आपका के वाई, ये रहा के वाई का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ए है के की पावर एक्स, के की पावर जेड, के की पावर 2y बराबर के की पावर x प्लस जेड। घात से घात की तुलना करने पर 2y बराबर x प्लस जेड। और बीच वाला पद अगर पहले बाकी दो पदों का मध्य है, मतलब एपी है। है ना, देखो मैथ्स कितनी सुंदर है, मस्त, कितनी शानदार, आप इतने आराम से, इतना मतलब अगर आपने थोड़ा मेहनत, शुरुआती तौर पे तो कोई भी चीज है, जैसे मान लो एक म्यूजिशियन होता है, वो म्यूजिक सीखता है, शुरुआत में वो नोट्स को पकड़ता है, साउंड को समझता है, साउंड के जो वाइब्रेशन है उनको पकड़ता है, धीरे धीरे तो जोर आता ही है। आपने कभी गिटार बजाना सीखा हो तो शुरुआत में बहुत परेशान होता है, वो 5-6 तार होते हैं, उसमें उंगलियां उलझती है, परेशान होती है, कहीं ज्यादा दबरी होती है, और बिल्कुल धीमा दबाओ, कम दबाओ, कभी जोर से दबाओ। लेकिन धीरे धीरे जब आप सीख जाते हैं, एक टाइम आता है, 6 महीने में भी आ सकता है, 12 महीने में भी आ सकता है, लेकिन जब आप 12 महीने बाद गिटार सीख जाते हैं और जब आप बजाते हैं, उस समय आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपकी उंगलियां क्या कर रही है। फिर वो जो उसके बाद उंगलियां काम नहीं करती, आपकी उंगलियां है वो, फिर आपके अंदर से कुछ ऐसा आता है
जो उसको चला रहा होता है, उस साउंड को क्रिएट कर रहा होता है। अब आपकी बॉडी का रेक खत्म हो गया, बॉडी तो सिर्फ एक ऑटोनॉमी हो चुकी है, वो अब ऑटोमेटिकली चल रही है। और अब जो हो रहा है वो एक अंदर से आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है जिसके साथ साउंड क्रिएट हो रहा है। तो वो टाइम आता है। अब पहले दिन नहीं हो सकता। आज आप गिटार पकड़ लो, खट 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 खट, इतना बेसुरा बजेगा, या तो तार तोड़ डालोगे, ज्यादा प्रभाव में आ गए तो तार तोड़ डालोगे, या फिर ऐसा साउंड निकालोगे लोग खुद ही कह देंगे भैया बंद कर। हाँ, ये पहला दिन ऐसा ही है, लेकिन अंतिम दिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो धीरे 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 आप उसके साथ एक होते जाएंगे, और फिर एक टाइम आएगा जब आपको उसको पता चलेगा कि वो जो गिटार है वो कमाल का है, वो अद्भुत है। लेकिन अगर बीच में आपने छोड़ा तो आपकी जिंदगी में हमेशा आपको ये लगेगा गिटार सबसे बुरी चीज थी, सबसे घटिया चीज थी जो मैंने खरीदी, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। क्योंकि कब तक, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक बर्बाद ही लगेगी। आज आपने मोटरसाइकिल खरीदी, आपने उसको चलाना नहीं सीखा, तो आपके लिए वो क्या है? कबाड़ा, कचरा, भंगार, यही तो है। अगर आप चलाना सीख गए तो सबसे मजेदार, शानदार, मजा आ गया, बहुत मजा आता है। तो वही चीज है, ये है एक चीज है, जब आप सीख जाते हैं, सुंदरता आपको उस दिन दिखती है, पहले दिन नहीं दिखती है। पहले दिन तो सिर्फ वो बोझ दिखता है, सीखना है, करना है। लेकिन वो एक टाइम आता है जब आप उसको सीख जाते हैं। अब सीख गए, अब सीखने की प्रक्रिया खत्म हो गई, अब इंजॉय की प्रक्रिया शुरू हो गई, आनंद की प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर वो फिर शुरू हो जाता है, फिर मजा आने लग जाता है। यही मैथ्स में होता है। जैसे नॉर्मली बच्चा आता है पहले दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में मैथ्स बकवास है, टफ है, ये है वो है। भैया 5-7 दिन या 10 दिन, 15 दिन हर चीज बकवास होती है। शुरुआत के टाइम में हर चीज बकवास होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप उसमें खोने लग जाते हैं, आप उसमें गुम होने लग जाते हैं। लेकिन गुम होने का टाइम दोगे तब तो होगा ना। गुम होने का टाइम दोगे तब तो होगा ना। वो गुम होने का समय नहीं आता, वो समझने समझाने का टाइम ही नहीं आता, उससे पहले ही लोग खिंडा दे हुए। आज आपने देखा होगा कि भारत में एक बहुत अच्छी तादाद में शादियां टूटती है, एक बड़ी तादाद में शादियां टूटती है। कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कारण जो आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि समझना और समझाना वो होता ही नहीं है। क्योंकि समझना समझाने में समय लगता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। ठीक है, कई देखो ये सब पे कॉमन बात लागू नहीं होती, लेकिन नॉर्मली एक चीज ये होती है कि एक समय होता है। आप जो भी गहरे रिलेशन है, जहां भी आप देखेंगे जिन पति पत्नी के बीच में बहुत लंबे गहरे रिलेशन है, आप उन्हें देखेंगे उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने शादी करते ही दूसरे दिन ही जज करना शुरू नहीं कर दिया था कि पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है ना। उन्हें डे वन से नहीं किया था। उन्होंने शुरुआत की, पहले दिन से समझना शुरू किया कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी हुई है वो कैसी है। समझाना शुरू नहीं किया, समझना शुरू किया। और पति ने भी वही किया और पत्नी ने भी वही किया। जजमेंटल नहीं हुई कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। समझने की कोशिश की कि वो कैसा है, हर दिन समझने की कोशिश की। और साल, 1.5 साल इस रिलेशन को उन्होंने दिया। और उसके बाद देखिए, फिर देखिए उनके रिलेशन कितना दूर तक जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शुरुआती हिस्सा आप देते हैं समझने को, आप पेशेंस रखते हैं, आप जजमेंटल नहीं होते, आप निर्णय पे नहीं पहुंचते। आप निर्णय पे नहीं पहुंचते। ऐसे नहीं कि पहले दिन शादी हुई, उसी दिन हाथों हाथ ही जजमेंटल हो गए, ये तो बेकार है, इसने तो सुबह उठते ही पानी नहीं पिलाया, इसने तो चाय बना के नहीं लाया, ये इसने पैसे निकाल के नहीं दिए। हाथों हाथ ही एक 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में ही दोनों ने निर्णय निकाल लिया कि ओ मेरे लिए कौन नहीं, मैं के लिए कौन नहीं, बात खत्म। जबकि इतने लंबा प्रोसेस होता है शादी का, इतना सब कुछ होता है, और मिनटों में बिखर गया। समय दिया होता तो शायद टूटना, अगर कुछ गड़बड़ है तो टूटना ही था, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी नहीं होती। ज्यादातर इसलिए होती कि पेशेंस कम था दोनों के बीच में, और वो बिखर गया। और फिर वो कई बार क्या, मैं क्यों समझू, ये कि जिम्मेदारी मेरी अकेले की थोड़ी है समझने की, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। फिर वो कहता है मैं क्यों समझू, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, इसकी भी तो जिम्मेदारी है कि ये भी मुझे समझे। बस इसको मतलब दोनों समझना के तैयार कोई सोई को नहीं, समझाना दोनों तैयार है, समझाना खातर तो दोनों तैयार है, समझाना कोई तैयार को नहीं। आ सबसे बड़ी वजह है आजकल की शादियां की लड़ाई की। मैं भी को नहीं समझू, है ना, समझा देशू। और लड़की कहे कि मुझे समझो, मैं समझा रहा हूं ना, मुझे समझो। लड़का कह रहा है मुझे समझो, समझो समझो समझो। समझने वाला दोनों में से कोई नहीं है। मतलब दोनों ही बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। फिर अब दो स्पीकर है, दोनों सेम टाइम पर बाज रहे, साउंड पैदा करी सी, फिर भयंकर साउंड पैदा कर सी।
ABC are in AP। हाँ, मैं ही क्यों समझू? वो कहता है मैं तो आदमी हूं, मैं क्यों समझू? वो कहता अच्छा मैं क्यों समझू? फिर बस मैं क्यों समझू, मैं, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझती, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझती, दोनों ही नहीं समझते। फिर दोनों भयंकर आदि लड़ाइयां करे। फिर बापड़ो परिवार वहां के बीच में आ जाए। वो फिर परिवार का समझ में को नहीं आवा, इकट्ठे जावा। जो बीच के लोग होते हैं, बाकी दिक्कत ना, वो समझने तैयार ना वो समझने तैयार। और पता है आप लोगों को एक चीज गौर करने वाली कि अभी जो अब मतलब पुरानी शादियां जो होती है वो तो अलग कहानियां थी। अब जो भी शादियां होती है आज के टाइम में, मोटा मोटी कुछ के अपवाद निकाल दीजिए, ज्यादातर शादियों में लड़का लड़की शादी से महीने 2 महीने 3 महीने पहले ही बातचीत करने लग जाते हैं। पहले से ही 2-3 महीने पहले ही वो बातें करने लग जाते हैं, और फिर शादी के 1 महीने बाद वो तलाक लेने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल बेकार थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो जो पीरियड दिया जाता है 2 महीने का 3 महीने का, एक्चुअली वो पीरियड वही होता है कि भाई आप अपने आप को समझ लो, आप कंपेटेबल हो या नहीं हो एक दूसरे के प्रति, वो समझ लो। ये जो 2-3 महीने का बीच का टाइम देते हैं, वो यही बात का है। आजकल तो टाइम तो मिलता है, पहले तो मिलता ही नहीं था, पहले तो सीधी शादियां होती थी, डायरेक्ट शादियां होती थी। आजकल तो मोटा मोटी एक टाइम दिया जाता है कि भाई अब देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो कि भाई दोनों कंपेटेबल हो या नहीं हो, एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं पाओगे। ये नहीं कहा जाता कि एक दूसरे को समझा पाओगे या नहीं पाओगे, कहा यह जाता है कि एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं पाओगे, ये देख लो। आपको टाइम है, सगाई हो चुकी, शादी कईयों में तो 1-1 साल का भी गैप चलता है कि भैया समझ लो कि एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं पाओगे। और नहीं समझ पा रहे हो एक दूसरे को तो अभी कुछ नहीं हुआ, निकल लो। और समझ पा रहे हो फिर चलने दो। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि 1-2 महीने में ही बुड़ूम, बम फूट जाए। तो ये एपी में है, ठीक है भाई। एपी में है तो 2B बराबर हो गया A+C। 2B बराबर A+C। दोनों तरफ इसे 3 की पावर में लिखने पर 3 की पावर 2B बराबर 3 की पावर A+C, है ना। 3 की पावर 2B की जगह हम लिख सकते हैं A+C, क्योंकि 2B बराबर है A+C। तो 3 की पावर 2B की जगह A+C लिख दिया। इसको ऐसे लिख लें, 3B का स्क्वायर बराबर ये हो गया 3A गुणा 3C। 3A, 3 की पावर A और 3 की पावर C का गुणा बराबर है 3 की पावर B का स्क्वायर। इसका मतलब ये लोग जीपी में, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे की गुणा के बराबर है। इसका मतलब ये जीपी में, ये जीपी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32। एबीसी आर इन एपी एज वेल एज जीपी। 3 नंबर है एबीसी, जो एपी में भी है और जीपी में भी है, जो एपी में भी है और जीपी में भी है। तो कौन सा कथन सत्य होगा?
अगर एपी और जीपी दोनों में है तो फिर तीनों बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, है ना, क्योंकि दोनों एक में होते हैं तो फिर पद बराबर ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर एपी और जीपी में तीन ही पद एपी और जीपी दोनों बना ले तो फिर वो पद बराबर है, वो कांस्टेंट ही हो सकता है फिर, ठीक है ना, वो कांस्टेंट ही हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ए और डी दोनों ही सही हो गए। एक में बराबर नहीं का चिन्ह होना चाहिए था, चलो कोई ना। आगे अगला सवाल, दो नंबरों के बीच में एक समांतर माध्य ए डाला गया है और दो गुणोत्तर माध्य G1 G2 डाले गए। एक समांतर माध्य ए और दो गुणोत्तर माध्य डाले गए, तो बताओ ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो शुरू करें। ये आपका नंबर, एक नंबर ए मान लिया, एक नंबर बी मान लिया, और इनके बीच में एक समांतर माध्य ए डाल दिया, तो समांतर माध्य तो हो गया आपका ए प्लस बी बटा दो। ये लो, ये पहली स्थिति होगी, एक समांतर माध्य डाल दिया। अब डालते हैं इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य, वापस से ए और बी, और बीच में दो गुणोत्तर माध्य, एक G1 और एक G2, एक G1 एक G2, दो गुणोत्तर माध्य डाले यानी n का मान 2 हो गया। r निकाल लो, r बराबर हो जाएगा b बटा a की पावर 1/n+1, b बटा a की पावर 1/3, ये आपके r का मान आ गया। G1 हो गया, r का मान चाहे बाद में रख लेना, G1 बराबर हो गया AR और G2 बराबर हो गया AR²। मान अभी रख लेंगे, यहाँ आओ, यहाँ ले आओ, G1 का मान, G1 को लाओ, यह है A²R² बटा G2 है AR² प्लस G2 का स्क्वायर, G2 का स्क्वायर हो जाएगा A² R की पावर 4 बटा G1 है AR, R² कट गया, ये A आ गया, प्लस यहाँ एक A बच गया और एक R³ बच गया, प्लस R का मान रख दो। R का मान रखने पर R का मान है B बटा A की पावर 1/3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, A से A कट गया, A प्लस बी, और A प्लस बी जो है वो बराबर है 2A के, A प्लस बी बराबर है 2A, ये आपका 2A के बराबर है। ये आंसर हो गया। सही है।
दो नंबर है, उनके बीच में समांतर माध्य जो है वो तो ए है, गुणोत्तर माध्य जी है। तो बताओ वो दो नंबर कौन से हैं? बताओ वो दो नंबर कौन से हैं? तो समांतर माध्य तो है इन दोनों नंबरों का आपका 2a, गुणोत्तर माध्य इनका है जी स्क्वायर। अब यहाँ से किसी भी एक का मान निकालो, मान लो b का मान निकाल लिया, b का मान हो गया जी स्क्वायर बटा ए, ये मान लेके यहाँ रख दो, b की जगह मान रख दिया जी स्क्वायर बटा ए बराबर 2a, ए से गुणा कर दो, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर 2aa, एक तरफ करने पर ए स्क्वायर माइनस 2aa, स्मॉल ए की द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण को सीधे धराचार्य लगा के सोल्व कर लो, 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 गुणा ए, 2 कॉमन आके पूरे में से कट जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आपकी संख्या आ गई। ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, टेंसर एनालिसिस में फिर मिलते हैं दोबारा से, और बाकी इस क्लास को एपीजीपी को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कितने हो गए अभी? 34 हो गए। ठीक।